तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? बाकी मैं यही सोच रहा हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी, साथ-साथ में आप जो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये लिख भी रहे होंगे। तो अब आगे शुरू करते हैं, जैसे हमने 12th के 2 पार्ट पहले पढ़ लिए थे, जिसमें पहले में एक तो देश का एकीकरण किस प्रकार होता है और दूसरा था अपने देश का कि हमने लोकतंत्र की स्थापना किस प्रकार की, देश की चुनौतियों के संदर्भ में। आज़ादी के बाद। अब आज हम तीसरे अध्याय के बारे में बात करेंगे कक्षा 12th के और कुछ विशेष मैं उससे बाहर भी चीज़ें बताऊँगा आपको। तो आज हमारे सामने है कि समूचे समाज का विकास किस प्रकार करेंगे? समूचे समाज का विकास। कि समूचे समाज का विकास किस प्रकार करेंगे कि हमारे देश में अब तो लोकतंत्र भी स्थापित हो गया, तो अब कहीं न कहीं समाज का विकास भी होना बहुत ज़रूरी है। समाज को आगे बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है और आपको इतना पता होगा कि इससे पहले अंग्रेज़ों की शासन व्यवस्था थी। अंग्रेज़ अपने हक के लिए बस अपने लिए केवल और केवल लड़ाई लड़ रहे थे कि जो भी फ़ायदा हो वो हमें फ़ायदा हो। अमूमन बहुत से इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि अंग्रेज ऐसा करते थे कि भारत से जितनी भी चीज़ हुई है, पैदावार हुई है, वो इंग्लैंड ले जाते थे और वापस भारत के पैसा भारत में खर्च करना और जो भारत का मुनाफ़ा था, वो भी वापस कहाँ ले जाते थे? इंग्लैंड में ले जाते थे। तो इसके संदर्भ में है कि एक वक्तव्य है कि अगर कोई वर्षा होती है, बादल है, तो वो जिस क्षेत्र से पानी उठाता है, भारत के समुद्र से उस बादल ने पानी उठाया, तो वो वापस किसमें बरस जाता था? भारत में बरस जाता था। ये मैं राजतंत्र की बात कर रहा हूँ। जैसे कि एक राजा है, एक राजा लोगों से कर वग़ैरह टैक्स वग़ैरह कम लेता हो या ज़्यादा लेता हो, वो सारा का सारा वापस वहीं लगा देता था। लेकिन अंग्रेज़ क्या करते थे, वहाँ से ये चीज़ें ले जाकर और बाद में भारत में वापस बरसाते नहीं थे और कहाँ बरसाते थे? इंग्लैंड में बरसाते थे। तो कहने का मतलब इसी प्रकार है, एक और व्यक्ति ने अंग्रेज़ अधिकारी ने लिखता है कि भारत की गंगा जो गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे का जितना भी उपजाऊपन या जो जितना भी माल है वो सारा का सारा कहाँ ले जाया जाता है? इंग्लैंड की नदी के पास ले जाकर चिपका दिया जाता है। तो ये तो अंग्रेज़ों के समय की बात है, तो अब तो हम आज़ाद हो गए, अब हमारा देश आज़ाद हो गया, संविधान आज़ादी के बाद संविधान निर्माताओं ने संविधान भी बना लिया, तो फिर अब भारतीय संविधान निर्माताओं के बारे में या भारतीय लोगों के बारे में कहीं न कहीं ये मन में आया कि अब हम सुकून की चैन के साथ या सुकून के साथ इस देश में जिएँगे और किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, कहीं न कहीं संविधान निर्माताओं के मन में भी ये था। तो उनके सामने सबसे पहली चीज़ यही थी कि हम देश का विकास किस तरीके से करें। मैं पहले विकास की 2 अवधारणाओं के बारे में बात करूँगा, उसके बाद आपको उदाहरण भी दूँगा। तो देश का विकास किस प्रकार करें और विकास करने के लिए कौन-सी अवधारणा को अपनाएँ? क्या हम सभी के बीच किसी के बीच भेदभाव करें या किसके साथ भेदभाव नहीं करें? या अगर कौन-सा तरीका उठाएँगे तो लोग आलोचना ज़्यादा करेंगे? हो सकता है किसी एक के संदर्भ में पक्ष में मामला और दूसरे के विपक्ष में हो। अमूमन इतना ऐसा तो होता ही है साथियों, कि अगर कोई व्यक्ति कोई विकास का काम करना चाहता है, तो 100 के भले के बीच में 10 का बुरा हो सकता है या 5 का बुरा हो सकता है। लेकिन अगर 100 का विकास कर रहे हैं, 100 के लिए कर रहे हैं कोई काम और 100 में से मान लो 60 व्यक्तियों का बुरा हो रहा है या 40 व्यक्तियों का अच्छा हो रहा है, तो इसका मतलब विकास कहीं न कहीं गलत है। वहीं अगर मान लो 50-50 हो रहे हैं, तो भी विकास की धारणा सही नहीं है। अमूमन अगर कोई भी चीज़ है, जैसे कोई बाँध का निर्माण ही है, जैसे किसी क्षेत्र में बाँध का निर्माण किया जा रहा है। बाँध का निर्माण करने के लिए हज़ारों, लाखों लोगों को पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध होगी, पानी की समस्याओं से दूर जाना मतलब पानी की समस्याएँ दूर होगी। लेकिन इसके पीछे ये भी है कि लाखों लोगों को मुनाफ़ा मिलेगा तो हज़ारों लोगों को वहाँ से विस्थापित भी होना पड़ेगा। जैसे कि आपने बहुत सारा देखा होगा कि उदाहरण के लिए अपने जो नर्मदा नदी पर नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा है, ये भी बांध ही के संदर्भ में है। बहुत हीराकुंड बाँध के संदर्भ में भी लोगों ने आंदोलन चलाए थे। बहुत सारे आदिवासी आंदोलन करते हैं, ऐसा एक उदाहरण हम और भी लेंगे। तो चलो, उस समय क्या था साथियों कि विश्व में पश्चिमी देश सबसे मतलब आर्थिक दृष्टि से सबसे संपन्न थे। अमूमन लगभग बहुत सारे लोगों का झुकाव किनकी ओर था? पश्चिमी देशों की ओर था। विकास का नाम आते ही सबसे पहले पश्चिमी देश, चाहे कैसा भी हो, बस पश्चिमी देश। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी है या स्वयं कांग्रेस पार्टी के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू,
इनके मन में ये नहीं था। इनके मन में कहीं न कहीं समाजवादी विचारधारा थी। तो इनके संदर्भ में चलते हैं, देखते हैं। समूचे समाज का विकास किस प्रकार करेंगे? तो सबसे पहले हमारे देश में जो विकास का लक्ष्य था, वो विकास का लक्ष्य क्या था? विकास का लक्ष्य विकास का लक्ष्य यह था कि विकास की आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, और ये पहला, और दूसरा दूसरा था आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि और दूसरा कौन सा था? आर्थिक विकास। अब देखिए साथियों, हम अभी शुरुआत कर रहे हैं विकास की। किनको उद्योग धंधे देने चाहिए, अगर उद्योग धंधे किसी को देंगे तो क्या हो सकता है अत्याचार बढ़ जाएंगे, या लोगों ने किस प्रकार इनका विरोध किया। तो अब ये तो है इनके लक्ष्य। अब हमने हमारे सामने विकास के मॉडल कौन कौन से हैं? तो हमने मतलब उस समय अमूमन विश्व के सामने दो विकास के मॉडल थे। दो विकास के मॉडल कौन कौन से? दो विकास के मॉडल, विकास के दो मॉडल। पहला मॉडल था उदारवादी पूंजीवाद, उदारवादी पूंजीवाद, और ये था अमेरिका के पास, अमेरिका द्वारा अपनाया गया था। और दूसरा था वो था समाजवाद, समाज। और समाजवादी किसके पास था? सोवियत संघ, मतलब आज का रूस। ये दो विकास के मॉडल थे। इन दोनों विकास के मॉडलों में से हमने कौन सा अपनाया? ना तो पूर्ण रूप से, झुकाव तो हमारा कहीं न कहीं समाजवादी की ओर था, लेकिन फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्यों कहते हैं हमारी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था? क्योंकि हमने उदारवादी पूंजीवाद और समाजवाद इन दोनों के मध्य का मार्ग अपनाया। देखो, उदारवाद पूंजीवाद में क्या होता है? इसमें उद्योगपतियों को पूर्ण रूप से छूट होती है कि उनके ऊपर कोई बाध्यताएं नहीं है, लेकिन समाजवाद में उनके ऊपर क्या होता है? बाध्यताएं होती है। अगर मान लो कि हमारे देश में ये उद्योगपतियों को कुछ खुला छोड़ दिया गया, कुछ उनके ऊपर बाध्यता लगाई गई, मतलब सरकार अपने पक्ष में रखी, जैसा अपने मतलब अंडर में रखती है इनको। जैसे देखिए, जैसे हमने पहले एक चीज पढ़ी थी, अपने अपने देश में एक स्वतंत्र पार्टी है। कौन सी पार्टी? स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी हमेशा दक्षिण पंथियों का साथ देती है। क्यों देती है? वो दक्षिण पंथियों का साथ इसलिए देती है कि वो चाहती है कि निजी उद्योगों को पूर्ण रूप से खुला छोड़ दिया जाए, सरकार की उनके ऊपर बाध्यता नहीं लगाई जाए। हालांकि उस समय के नेताओं ने सोचा, या उन समय के संविधान निर्माताओं या नीति निर्माताओं ने सोचा कि ऐसा नहीं हो। अगर ऐसा हो गया तो हो सकता है समाज में अमीर और गरीब का जो जो भेदभाव है, वो उसमें गहरी खाई होगी, और बढ़ेगा भेदभाव, वो खाई भरने का नाम ही नहीं लेगी। तो ये चीजें हैं साथियों। अब देखिए, उदारवाद पूंजीवाद किसका? अमेरिका का। समाजवाद किसका? सोवियत संघ का। अब देखिए, अब हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। अब अपने देश की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं? कहने का कारण है कि भारत देश ने विकास के दोनों मॉडल मॉडल दोनों मॉडल कौन से? उदारवादी और समाजवादी। उदारवादी और समाजवादी, दोनों मॉडल के मध्य के मार्ग को अपनाएं, मध्य के मार्ग को अपनाएं। इसलिए क्या? इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इसके साथ ही देखो साथियों, कोई भी अच्छा काम करने के लिए किसी न किसी कोई न कोई तो विरोध पैदा होता ही है, क्योंकि कोई अच्छा काम करने के लिए कुछ थोड़ा सा बुरा काम हो जाता है। अब देखिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। उड़ीसा में वगैरह लो अयस्क बहुत ज्यादा है। तो उड़ीसा की सरकार ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया कि वहाँ की जो लो इस्पात के जितने भी संयंत्र थे, मतलब एरिया था, वो अमूमन ज्यादातर एरिया वो पहाड़ी क्षेत्र, जनजाति क्षेत्रों का था। तो उन्होंने क्या कर दिया? उनको दे दिया। एक चीज इसमें और महत्वपूर्ण चीज है। क्या चीज है? वो आपको भी ध्यान रखने योग्य चीज है, और वो ये चीज है कि कोई भी चीज हो, अगर
तो उस चीज के संदर्भ में आप किस प्रकार आगे बढ़ेंगे, उस चीज के संदर्भ में आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, इसके संदर्भ में भी आपको बहुत अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे। अब देखिएगा साथियों, सबसे पहली चीज क्या है, पहली चीज कि जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह का कारण क्या था? उस विद्रोह का पहला कारण था कि जो लौ संयंत्र थे वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों क्या कर रही थी, विदेशी कंपनियों के हाथ में दे रही थी। अब जिसके कारण वहां पर जितने भी जो, एक तो पर्यावरणविद तो परेशान थे क्योंकि वहां जंगल जमीन वगैरह उन सारों को हटाना पड़ता, ये तो होता ही है। दूसरा, वहां वहां से आदिवासियों को निष्कासित होना पड़ता था, मतलब आदिवासियों को बाहर निकलना पड़ता था। अब किसी भी क्षेत्र में कोई औद्योगिक धंधा, औद्योगिकरण की स्थापना हो रही है या उद्योगों की स्थापना हो रही, इसका मतलब वहां के निवासियों को तो वहां से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए इन यहाँ पर जनजातीय लोगों ने क्या किया, इनका विरोध किया। अमूमन आपको पूछ लिया जाए, पोक्सो पोस्को आंदोलन, कौन सा आंदोलन? पोस्को आंदोलन कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा से। कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा भुवनेश्वर। कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पोक्सो आंदोलन का संबंध कहाँ से है? उड़ीसा भुवनेश्वर से। और किस लिए है इसका संबंध? इसलिए है कि यहाँ उड़ीसा भुवनेश्वर में क्या है कि लौह इस्पात की बड़ी मतलब जमीन खदानें थी, और उनको केंद्र सरकार और यहाँ की राज्य सरकार ने क्या कर दिया, उद्योग स्थापित करने के लिए किसी विदेशी कंपनी को ये जमीन वहाँ उनको हस्तांतरित कर दी। आगे हम एक और पढ़ेंगे जिसमें चिपको आंदोलन के बारे में आपने सबने पढ़ा होगा, उसके संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। चलिए साथियों, तो ये अपना मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब आगे देखिए, उस समय हमारे देश में पूर्ण रूप से देश, मतलब हम ये भी नहीं कह सकते अंग्रेजों के जंजाल में फंसा हुआ था और बाहर निकलते एकदम इतना अमीर की स्थिति पर नहीं आया है। आज भी आपको इतना पता होगा कि हमारा जो देश है वो आज भी विकासशील की श्रेणी में आता है, यानी कि जिसका विकास हो रहा है, अभी विकसित नहीं हुआ है। जैसे कि अमेरिका एक विकसित देश है, भारत एक विकसित देश अभी तक नहीं है। वो किसकी श्रेणी में? विकासशीलता की श्रेणी में। अब साथियों, देखने के लिए, अब किसी भी देश का या किसी भी क्षेत्र का विकास करना है तो विकास के संदर्भ में क्या होगा? आपको इतना पता होगा साथियों कि हमारे देश में आजादी से पहले हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1928 के आसपास रूस की यात्रा पे गए, और वहां से उन्होंने सामाजिक मॉडल को देखा, और उसी सामाजिक मॉडल को ही उन्होंने वहां से अपनाया, और वहीं से उन्होंने सोचा कि हमारे देश में भी ऐसा मॉडल अपनाएंगे जिसके कारण देश की आर्थिक समृद्धि होगी, देश में आर्थिक विकास होगा, कहीं न कहीं अमीर गरीब की खाई है, यह खाई क्या होगी? समाप्त होगी। अब देखिए, एक और चीज है, छोटी सी चीज है, बॉम्बे प्लान। अब तो ये बॉम्बे प्लान तो कब आ गया? 1944 में आ गया। और कौन लेके आए? भारत के उद्योगपति। भारत के उद्योगपति। भारत के कौन? उद्योगपति। किसे लेके आए? बॉम्बे प्लान को। कब लेके आए? 1944 को। ये क्या है बॉम्बे प्लान? ये बॉम्बे प्लान है 1944 में भारत के उद्योगपतियों द्वारा लाया गया नियोजित अर्थव्यवस्था का एक प्रस्ताव है। किसका? नियोजित। अब ये एक शब्द आया है, नियोजित। नियोजित मतलब नियोजन क्या है, इसके संदर्भ में अभी हम पढ़ेंगे कि नियोजन क्या है। तो बॉम्बे प्लान में देखिए, आजादी से पहले हमने पहले कई वीडियो में हमने चर्चाएं की है कि अगर कोई भी चीज है, देश की आजादी अगर हुई, आजादी देश को प्राप्त हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले हमने कुछ नहीं किया। लंबा संघर्ष किया है। आज अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए भी हमने लंबा संघर्ष किया। इसके साथ ही संविधान निर्माण के संदर्भ में भी हमने पहले सोचना शुरू कर दिया। विकास के लिए भी हमने पहले सोचना शुरू कर दिया। और यहाँ तक कि हमने हमारी विदेश नीति को मतलब निकटतापूर्ण या मितव्ययतापूर्ण बनाने के लिए भी हमने पहले से ही एक मतलब लंबी प्रक्रिया के साथ उनको भी पहले से ही कहीं न कहीं विचाराधीन कर लिया था। तो 1944 में बॉम्बे प्लान लाया गया। किसके द्वारा? भारत के उद्योगपतियों के द्वारा। और इसमें क्या किया गया? एक नियोजित अर्थव्यवस्था की मांग की गई। अब देखिए साथियों, अब इसमें कौन थे? मतलब टाटा ग्रुप के, टाटा वगैरह वो थे, चार उद्योगपतियों ने, बहुत भारत के बड़े चार उद्योगपति मिलकर लेके आए। अब अगला है नियोजन। अगला कौन सी चीज है? नियोजन। अब देखिए साथियों, सबसे पहली चीज है नियोजन। क्या है नियोजन? अगर कोई भी चीज कर रहे हैं, अगर मान लो हम यहाँ पढ़ ही रहे हैं तो हमारा पढ़ना भी कहीं न कहीं नियोजन है। मान लीजिए हमारे पिताजी एक क्या है? कृषक है, और मान लो हमारे पिताजी की एक वर्ष की आय कितनी है? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख अमूमन। और फिर हमारे पिताजी भी क्या करते हैं कि अनुमान लगाते हैं, पहले नियोजन तय करते हैं कि मैं मेरे बच्चे को मान लो कि उस स्कूल में डालूँ जिसकी महीने की मतलब 1 महीने की फीस है ₹1,00,000, तो क्या हमारे पिताजी उसमें भेज सकते हैं? ऐसा नहीं होता साथियों।
तो फिर वे भी अनुमान लगाते हैं कि भाई अगर 15-20 हजार रुपए 12 महीनों के खर्च होते हैं तो उस स्कूल में मैं मेरे बच्चे को भेज सकता हूँ। तो ये एक नियोजन है। अब देखिए साधारणतः शब्दों में नियोजन का अर्थ समझिए, सोच समझकर, सोच समझकर, सोच समझकर सही दिशा में, सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया सफल, उठाया गया सफल प्रयास, प्रयास या कदम भी कह सकते हैं, ऐसा कोई समस्या नहीं है। सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया प्रयास या सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया कदम क्या क्या कहलाता है? नियोजन। तो अब हमारे मन में आएगा कि नियोजन की रणनीति देखो, सबसे पहले नियोजन की शुरुआत होती है, ये आपकी किताब हालांकि नहीं है लेकिन फिर भी समझने योग्य चीज है। नियोजन की बात सर्वप्रथम हुई थी रूस में। कहाँ हुई थी? रूस में। कब? 1928 में। 1928 में मैंने पहले भी जिक्र किया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1928 के आसपास रूस की यात्रा पे थे। तो नियोजन 1928 रूस में सबसे पहली बार 1928 में। फिर एक भारत के व्यक्ति है 1934 में, उन व्यक्ति का नाम है 1934 में उन्होंने एक अपनी किताब लिखी, प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी, इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इकोनॉमी ऑफ इंडिया, क्या नाम है किताब का? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, मतलब भारत में अर्थव्यवस्था की योजना है इसका। कौन लिखी, किसने लिखी थी, लेखक कौन थे इनके? एम विश्वेश्वरैया। क्या नाम था? एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया ने ये किताब लिखी, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। कब लिखी? 1934 में लिखी। और इसमें क्या किया गया? नियोजित अर्थव्यवस्था की बात की गई। अब साथियों, तो नियोजित अर्थव्यवस्था का अर्थ, नियोजन का अर्थ आपको समझ में आ गया, सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया सफल प्रयास ही। उसी संदर्भ में अपन एक और उदाहरण लेते हैं। मान लो कि हम किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हमारे जो स्कूल के संस्था प्रधान है, वे भी क्या करते हैं, पहले अपनी अगर कोई नई संस्था खोलते हैं तो उससे पहले वे उनका नियोजन करते हैं कि मान लो हम इतने भवन बनाएंगे उसमें, और हो सकता है इतने बच्चे आएंगे, हमारे इतना खर्चा हुआ है, तो अगर मान लो सालाना अगर इतने इतने बच्चे आते हैं और हम इस फीस के आधार पर अगर हमारा व्यवस्था चलाते हैं तो हमें इनका क्या होगा, ठीक ढंग से हम सफल हो जाएंगे अपने कार्य में। तो यही अमूमन का ही है क्या है? नियोजन है। नियोजन सबसे पहली बार नियोजन की बात कहाँ से देखी? रूस में 1928 में। और 1934 में प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया एम विश्वेश्वरैया ने लिखी और उसमें नियोजन की बात। अब देखिए नियोजन में क्या है, एक पंचवर्षीय योजना, मतलब नियोजन में अमूमन पंचवर्षीय योजनाएं चलती है। तो भारत ने पंचवर्षीय योजना चलाने के संदर्भ में क्या किया? पहले एक योजना आयोग का गठन किया। किसका गठन किया? योजना आयोग का। चलिए चलते हैं, देखते हैं योजना आयोग क्या है। अब देखिए योजना आयोग का गठन होता है साथियों 15 मार्च 1950। कब होता है? 15 मार्च 1950 को ये योजना आयोग, योजना आयोग का गठन कब कर लिया जाता है? इनका गठन, गठन या स्थापना जो भी मान लो आप, स्थापना 15 मार्च को, 15 मार्च 1950। ये क्या करता था? सलाहकारी एक मतलब निकाय था। ये सलाह देता था कि हम कोई भी किसी भी चीज को अगर कोई करना है तो उसके लिए क्या योजना बनाएंगे हम। और योजना आयोग में क्या करते थे, फिर पंचवर्षीय योजनाओं में बांटा गया कि भाई पंचवर्षीय योजना में कि कोई भी लक्ष्य है कि 5 वर्षों में हमें ये, जैसे कि मान लो कि अब जैसे अपना जो कोई भी मान लो बिल्डिंग है बना रही, या कोई सरकार कोई उच्च न्यायालय बना रही, या सरकार कोई भवन का निर्माण कर रही है, और उन सब निर्माण में या उस उच्च न्यायालय के निर्माण में सरकार पहले तय करती है कि हम 3 वर्षों में इसका कार्य पूरा कर लेंगे, हम 5 वर्षों में इसका कार्य पूरा कर लेंगे। जैसे कि हमारी रिफाइनरी है बाड़मेर पचपदरा में, तो उसमें भी सरकार का निश्चित कुछ समय था। अगर उससे ज्यादा समय लगा तो इसका मतलब नियोजन ठीक नहीं है। अब देखिए गठन और स्थापना, इसकी योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को हुई। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। हमेशा याद रखना, अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। और अब योजना आयोग के क्या उद्देश्य थे? योजना आयोग का उद्देश्य ये था
कि चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, उन सबके प्रति सम्मान कार्य दी जाए, उन सबको, मतलब उन सबके प्रति समानता की भावनाओं को दर्शाया जाए। और कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य का क्या नियोजन होगा, उस कार्य की रणनीति क्या होगी, उसके पहले की तैयारी क्या होगी, खाका तैयार किया जाता था इसके तहत पहले। अब देखिए साथियों, वर्तमान में योजना आयोग नहीं है, वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया है, नीति आयोग। नीति आयोग अमूमन प्रश्न बनता है कि नीति आयोग ने किसकी जगह ली है, योजना आयोग की जगह। किसकी जगह ली है, योजना आयोग। नीति आयोग योजना आयोग की जगह लाया गया, योजना आयोग की जगह लाया गया। किसकी जगह लाया गया, लाया गया योजना। नीति आयोग किसकी जगह लाया गया, योजना आयोग। नीति आयोग कब लाया गया, तो 1 जनवरी, याद रखना साथियों तारीख, 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 नीति आयोग की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, नीति आयोग की। नीति आयोग का पूरा नाम अगर आपको पूछे तो भारत परिवर्तन संस्थान। भारत परिवर्तन संस्था आयोग, नीति आयोग। अब देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का भी अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। और दूसरा, अगर आपको पूछ ले नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया। और अगर आपको कोई पूछ ले वर्तमान में, तो डॉक्टर राजीव कुमार है वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। और अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। आपको पूछ ले वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप तत्काल बता सकते हैं कि वर्तमान में नीति आयोग के जो प्रधानमंत्री है वही नीति आयोग के क्या है, अध्यक्ष है। तो प्रधानमंत्री कौन, अपने नरेंद्र भाई मोदी जी। तो इसीलिए अपने वर्तमान में कौन है नीति आयोग के अध्यक्ष, नरेंद्र मोदी जी। अब देखिए साथियों, अब इससे आगे क्या, अब अगली बात आती है, वो आती है अपनी कि पंचवर्षीय योजना। कैसी योजना है, पंचवर्षीय योजना। ये पंचवर्षीय योजनाएं किसके अधीन रहकर काम करेगी, योजना आयोग के आगे। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना का मतलब इसका समय कितना होगा, 5 वर्ष। कितना होगा समय, 5 वर्ष। वर्तमान में पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया है, अब पंचवर्षीय योजना नहीं, मेरे ख्याल से 12 या 13 पंचवर्षीय योजना तक इतनी पंचवर्षीय योजना चलाई गई। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना थी, पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली, 1956 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना, हम यहाँ 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब चली, 1956 से। तारीख याद रखना, 1 अप्रैल से शुरू होती है, 31 मार्च को पूरी होती है, 1956 से 1961 तक। और तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, 1961 से, 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। इन तीनों पंचवर्षीय योजनाओं को अलग अलग डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन इनके योजनाकार थे, इनमें किन किन का लक्ष्य रखा गया, क्या ये सफल हुई या नहीं हुई। अब देखिए साथियों, ये 3 पंचवर्षीय योजना, उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या हो गई साथियों, असफल हो गई। अब असफल होने के कारण क्या है, इसके संदर्भ में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये अगले एपिसोड में बात करेंगे। अब देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद कुछ समय के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को स्थगित किया गया और 1 वर्षीय योजनाएं चलाई गई 1969 तक। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, आपको पता होगा। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना दोनों, मतलब तीनों पंचवर्षीय योजना आई तो किसके काल में थी, शुरुआत तो तीनों पंचवर्षीय योजना की पंडित नेहरू के काल में ही थी। लेकिन 1961 में आपको पता होगा कि 1961 में तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, तो 1962 में एक हमारे साथ युद्ध हो गया, पाकिस्तान चीन ने भारत पर अटैक कर दिया 1962 में। आपको ये भी पता होगा 1964 में हमारे देश ने अपने देश के पहले प्रधानमंत्री को खो दिया। और इसके साथ ही 1965 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई भी हुई। इसी के साथ ही साथियों 10 जनवरी 1966 को हमने
अपने देश के दूसरे प्रधानमंत्री जी को भी खो दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी को। तो इस प्रकार ये तीनों पंचवर्षीय योजनाएं, आगे हम इन तीनों का डिटेल में पढ़ेंगे कि पंचवर्षीय योजनाएं क्यों लाई गई। लाने का कारण यही है कि योजनाओं को किस प्रकार विकास को आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। अब देखिए साथियों, इनके संदर्भ में एक दो अलग अलग गुट बने हैं और उन दो गुटों के नाम है, एक तो है दक्षिणपंथी और एक है वामपंथी। देखिए क्या है दक्षिणपंथी और क्या है वामपंथी। पहला है दक्षिणपंथी। कौन सा है? दक्षिणपंथी। कौन सा? दक्षिणपंथी। अब दक्षिणपंथी क्या है? वे लोग जो क्या चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि औद्योगिक या व्यापार वाणिज्य पर सरकार का बिल्कुल क्या नहीं हो, हस्तक्षेप नहीं हो। वे पूरा का पूरा उद्योगों को निजी हाथों में छोड़ना, खुला छोड़ना चाहते हैं। अर्थात वे अमीरों के पक्ष में है। वे किसके पक्ष में? अमीरों के पक्ष में है। वे कौन है? दक्षिणपंथी लोग। और वामपंथी कौन है? वामपंथी लोग कौन है? ये गरीबों के पक्ष में है। कहीं न कहीं ऐसा विकास चाहते हैं जो समूचे वर्ग का विकास करे, जो समूचे वर्ग को एक साथ लेकर आगे बढ़े। ये अमीर-गरीब की खाई को क्या करते हैं? दूर करने का प्रयत्न करते हैं। हालाँकि अमीर-गरीब की खाई को दोनों भी आगे नहीं बढ़ाते, लेकिन आपको या हम सब जानते हैं कि अगर कोई भी क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र में अगर अमीरों के पास ज़्यादा से ज़्यादा समय हो, अगर सारा का सारा काम अमीरों को दे दिया जाएगा, तो कहीं न कहीं बंधुआ मज़दूरी की, बेगार प्रथा की वापस संभावनाएँ शुरू हो जाएगी, या अमीरों का गरीबों के ऊपर हस्तक्षेप वापस शुरू हो जाएगा। हालाँकि हमारा देश ऐसा नहीं चाहता, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए हमारे देश में। इसलिए इन दोनों की विचारधाराओं को, पहले भी हमने कहा एक मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई है, तो इन दोनों की विचारधाराओं को भी मिश्रित में रखा है। कुछ क्षेत्रों में सरकार हस्तक्षेप करती भी है उद्योग धंधों पर, और कुछ क्षेत्रों में नहीं भी करती है। चलिए साथियों, इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।